कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम खुशबू गुप्ता है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर कितने होते हैं कंपनी में, और डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, डायरेक्टर को रिटायर कैसे किया जाता है कंपनी में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्टर कौन होते हैं। सो एन इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एक इंडिविजुअल ही आपकी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है जो कि आपकी कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगा। नाउ सेक्शन 149 कहता है कि एक कंपनी में कितने मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 3 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 होने चाहिए। इन केस ऑफ 1% कंपनी, उसमें 1 मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बताती हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी में कितने होने चाहिए। सो 15 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी में होने चाहिए। बट इन केस इफ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, सो इट कैन डू सो आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। उस कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कंपनी 15 नंबर से ज़्यादा एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। लेकिन यहाँ इस सेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट कंपनी को और सेक्शन 8 कंपनी को। सेक्शन 8 कंपनी इज लाइसेंस कंपनी। सो सेक्शन 8 कंपनी को और गवर्नमेंट कंपनी को ये रिलैक्सेशन दी गई है कि ये दोनों कंपनियाँ 15 नंबर से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है विदाउट पासिंग एसआर। वो लोग एसआर पास किए बिना 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, प्रोवाइडेड उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड इन फाइलिंग एनुअल रिपोर्ट अंडर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में डिफ़ॉल्ट नहीं देखना, एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफ़ॉल्ट देखना पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन को अगर गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी पूरा करती है तो वो लोग विदाउट पासिंग एसआर अपॉइंट कर सकती है 15 नंबर से ज़्यादा इंडिविजुअल एज एन डायरेक्टर। अब मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 152 कहता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है हमारे फर्स्ट डायरेक्टर की कंपनी में। सो अगर आर्टिकल कंटेन करता है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, तो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का उस आर्टिकल में जो प्रोविज़न कंटेन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट इन केस अगर कंपनी के आर्टिकल में वो प्रोविज़न मेंशन नहीं है या कंटेन नहीं है, तो उस केस में सारे इंडिविजुअल जो भी सब्सक्राइबर्स हैं आपके एमओए के, वो सारे इंडिविजुअल्स माने जाएंगे कि वो डायरेक्टर है कंपनी के अंटिल दे आर अपॉइंटेड इन जर्नल मीटिंग ऑफ कंपनी। अगर मैं बात करूँ 1% कंपनी की, तो 1% कंपनी के केस में वो जो 1 डायरेक्टर है, 1 इंडिविजुअल है, वो मान लिया जाएगा कि वो कंपनी का डायरेक्टर है जब तक वो उससे अपॉइंट ना किया जाए। अब कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हमको कंप्लीट करना होता है एक इंडिविजुअल को एक्ट कराने के लिए एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले तो आपको ये कह दिया कि जनरल मीटिंग में वो लोग अपॉइंट कर लेंगे। दूसरी बात, जो भी आर्टिकल में प्रोविजंस कंटेन किए गए हैं उससे आप लोग उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट करने से पहले जो भी इंडिविजुअल एक्ट करने जा रहा है उसको एक दिन अलॉट करना पड़ेगा। दिन कौन अलॉट करता है, दिन कैसे अलॉट करता है, वो सेक्शन 153 टू 158 में पूरा प्रोविज़न कंटेन है, उसको प्रोसीजर वाइज समझा रखा है कि दिन कैसे अलॉट होते हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल एक्ट करने जा रहा है डायरेक्टर की तरह, उसको डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर सेक्शन 154 में उसको अलॉट नहीं करता तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर। अब जो पर्सन प्रपोज्ड एज एन डायरेक्टर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो फर्निश करेगा डिन को और डिक्लेरेशन को कंपनी को। वो फर्निश करेगा डिन को कि ही हैज़ बीन अलॉटेड डिन अंडर सेक्शन 154, सो ही कैन एक्ट एज एन डायरेक्टर। और वो फर्निश करेगा उस डिक्लेरेशन को कि ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी कोर्ट टू बी एक्ट एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया है कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हैं, आप डायरेक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि डायरेक्टर बनने से पहले उस इंडिविजुअल की हमको रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंपनी को उस इंडिविजुअल की रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी कि ही इज़ विलिंग टू एक्ट एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि वो विलिंग करता है कि वो एक्ट करेगा एक डायरेक्टर की तरह कंपनी के।
अब वो जो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा वो इंडिविजुअल फॉर्म DIR-2 में देगा कंपनी को, और कंपनी जब ये रिटर्न कंसेंट रिसीव कर लेगी उसके विदिन 30 डेज में वो रजिस्ट्रार को उसके रिटर्न कंसेंट प्रोवाइड करेगी। कंपनी जो प्रोवाइड करेगी, कंपनी का फॉर्म नंबर होगा DIR-1-2, और जो इंडिविजुअल कंपनी को प्रोवाइड करेगा अपने दिन की इंफॉर्मेशन वो करेगा DIR-2 में, बट जो कंपनी करेगी रजिस्ट्रार को वो DIR-12 में करेगी। इस सेक्शन की नॉन एप्लीकेबिलिटी है, ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी के केस में नहीं लगता है जहाँ पे डायरेक्टर CG और SG के थ्रू अपॉइंट होते हैं, प्रोवाइडेड if government company has not default in filing their financial statement under section 137 or annual return under section 92, not annual report। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा होना चाहिए और अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करने में अंडर सेक्शन 92 में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। तो इस केस में गवर्नमेंट कंपनी पे ये सेक्शन नहीं लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्टर कैसे रिटायर होते हैं, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल ऑफ डायरेक्टर एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152। क्योंकि रोटेशनल डायरेक्टर और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का रिटायरमेंट कैसे होता है, जित टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड करेंगे। जितने भी रिटायरमेंट हो रहे होंगे उन सारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिटायरमेंट रोटेशन के थ्रू नहीं होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड करेंगे। जितने बैलेंस बचेंगे उनमें 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रिटायर होंगे बाय रोटेशन और दे आर अपॉइंट इन जनरल मीटिंग फर्दर। वो आगे जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे, बट आफ्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया है, फिर उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसमें से 2/3 डायरेक्टर को आपने रोटेशन के थ्रू रिटायर किया है। अब हाउएवर आर्टिकल ये कहता है कि सारे डायरेक्टर जो है वो रिटायर होने चाहिए रोटेशन से, बट देयर आर सम नॉन रोटेशनल डायरेक्टर जो कि लायबल नहीं होते कि हम उनको रिटायर करें रोटेशन से। when you determine all the retiring director by rotation, अब वन जितने भी आपने नॉन रोटेशनल डायरेक्टर 2/3 वाले रोटेशनल डायरेक्टर 2/3 वाले रिटायर कर दिए, अब जितने भी बैलेंस बचे उनमें से 1/3 डायरेक्टर जो है वो आपके नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, वो अब रिटायर होंगे। अब केस आता है कि रिटायरमेंट सबसे पहले कौन रिटायर होना चाहिए। केस ये आता है कि सबसे पहले कौन रिटायर होना चाहिए। वैसे तो आर्टिकल ये कहता है कि सारे डायरेक्टर जो हैं वो आपके रिटायर होने चाहिए रोटेशन से, लेकिन ये आता है कि सबसे पहले कौन रिटायर होना चाहिए। तो जो डायरेक्टर सब अपने अपॉइंटमेंट की डेट से सबसे ज़्यादा ऑफिस को होल्ड करता है वो डायरेक्टर सबसे पहले रिटायर होगा। केस 2, अगर सेम एग्रीमेंट, अगर दो डायरेक्टर सेम डे पे अपॉइंट हुए हैं और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो दोनों डायरेक्टर रिटायर किए जाएंगे। अगर सेम डे पे दो डायरेक्टर एक सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट किए हैं तो वो वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रावेंशन होगा सेक्शन 162 का। ठीक है, अगर सेम डे पे दो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं और वहाँ पे कोई एग्रीमेंट भी नहीं है तो इस केस में आप ड्रॉ ऑफ लॉट से उन डायरेक्टर्स को रिटायर कर सकते हैं। इन 3 वे से हम अपने डायरेक्टर्स को रिटायर कर सकते हैं। आफ्टर रिटायरिंग देयर इज़ वैकेंसी, अब वैकेंसी बचेगी हमारी कंपनी में कि हम अपॉइंटमेंट करें। तो वैकेंसी के केस में सबसे पहले वैकेंसी फिल की जाएगी बाय रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर। जो डायरेक्टर रिटायर किया उसको रीअपॉइंट करेगी कंपनी। वैकेंसी अगर रिटायरिंग डायरेक्टर से फिल नहीं की जाती है तो अनदर पर्सन को कंपनी अपॉइंट करेगी एज एन डायरेक्टर। अगर अनदर पर्सन से नहीं होती है तो कंपनी पास करेगी कि एक रिजोल्यूशन पास करेगी कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर। कंपनी अपनी जनरल मीटिंग रखती है, उसमें डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। इन केस जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है सेम डे के लिए, सेम टाइम के लिए इन नेक्स्ट वीक।
अगर जो एडजर्न की गई है मीटिंग, अगर उसमें भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है तो ये मान लिया जाएगा, शैल बी डीम दैट ऑल द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी री अपॉइंटिंग इन द मीटिंग। ये मान लिया जाएगा कि जितने भी रिटायर हुए हैं डायरेक्टर, उनको री अपॉइंट किया गया है कंपनी ने अपनी मीटिंग में, ठीक है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कंपनी मान नहीं सकती, डीम्ड नहीं हो सकता कि उस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको ही रीअपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ केस है जहाँ पे अगर आपने अपनी मीटिंग में रिजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया पर वो लॉस्ट हो गया, उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि ये डीम्ड है कि ऑल द रिटायरिंग पार्टनर शेल बी एक्ट एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो ये मान लिया जाएगा कि उस मीटिंग में कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है डायरेक्टर की, अगर रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर रिटायरिंग डायरेक्टर ने अपनी कंसेंट दे दिया कि ही इज़ अनविलिंग टू बी री अपॉइंट इन दैट कंपनी, तो इस केस में आप मान नहीं सकते हो कि जो डायरेक्टर रिटायर हुआ है उसको कंपनी अपॉइंट कर रही है। तीसरा केस ये आता है कि इफ़ देर इज़ रिक्वायर्ड टू पास OR और SR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन टू अपॉइंट हिम, इस केस में भी कंपनी नहीं मानेगी कि उसने डीम्ड अपॉइंट कर लिए हैं रिटायरिंग डायरेक्टर्स को। फिर अगर आप सेम रिजोल्यूशन से या सिंगल रिजोल्यूशन से दो डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं जो कि वॉइड है और वो कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 162 का, तो इस केस में भी कंपनी नहीं मानेगी कि आपने रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर लिया है। एंड द लास्ट वन इज, अगर रिटायरिंग पार्टनर इज डिसक्वालीफाइड टू एक्ट एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इस केस में भी कंपनी ये नहीं मानेगी कि उसने अपॉइंट करा है रिटायरिंग डायरेक्टर को। अब इस सेक्शन की कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी है। ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता। सेकेंड, ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता जो कि लिस्टेड ना हो, जिसमें 50% और पेड अप शेयर कैपिटल 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल CGSD ने हेल्ड की हो और उस गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो सेक्शन 137 और सेक्शन 92 में, मतलब इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न नॉट एनुअल रिपोर्ट। इस केस में इस कंपनी पे, इन तीन कंपनी पे ये सेक्शन नहीं लगता है। जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी होगी उस कंपनी पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। सो अब मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट कैसे होती है डायरेक्टर की, मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट कैसे होती है। बीच में पॉइंट आया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल को डायरेक्टर बनने के लिए डिन अलॉट करना मैंडेटरी है। तो डिन कैसे अलॉट किया जाता है, डिन का क्या प्रोसीजर है, क्या पनिशमेंट है इन फेलर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन, या अगर कोई इंडिविजुअल एक से ज़्यादा डिन प्रोवाइड करा तो क्या केसेस है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं आपको अपने कुछ नोट्स दिखाती हूँ जिसमें आपको इजीली पता चलेगा कि केसेस कैसे हैं। जैसे ये अपॉइंटमेंट है, आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको यह बता रखा है कि मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर क्या होते हैं, किस कंपनी में होते हैं और डायरेक्टर कौन होते हैं, ये सब यहाँ पे बता रखा है। प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, 1% कंपनी में मैक्सिमम भी बता रखा है कितने डायरेक्टर होने चाहिए। एक्सेप्शंस और मैंने नॉन एप्लीकेबिलिटी आपको बताई दी है कि फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैक्सिमम नंबर से ज़्यादा डायरेक्टर जब चाहिए होते हैं तो वहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी किस कंपनी पे होती है। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कंपनी पे और सेक्शन 8 कंपनी पे ये नहीं लगेगा अगर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट ना किया। देखिए 137 सेक्शन और 92 सेक्शन में ये सेक्शन नहीं, अगर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा तो उस सेक्शन पे ये नहीं लगेगा। फिर मैं आपको बताऊँगी सेक्शन 8 कंपनी पे भी ये नहीं लगेगा अगर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो। फिर मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो सेक्शन 152 में बता रखा है कि आपका अपॉइंटमेंट कैसे होता है कि वेयर नो प्रोविज़न इज मेड। अगर कोई आर्टिकल में प्रोविज़न ना दे रखा तो जितने भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है वो आपके मान लिए जाएंगे कि डायरेक्टर है। 1% कंपनी के केस में जो सोल पर्सन होता है वो मान लिया जाएगा। और डायरेक्टर बनने के लिए जो अदर रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर ज़रूरी है, ये होना चाहिए। फिर आपको प्रोवाइड करना चाहिए डिन को, मतलब फर्निश करेगा वो इंडिविजुअल डिन और डिक्लेरेशन देगा कंपनी को, कितने डेज़ में देगा या कितने डेज़ में रिप्लाई करेगी कंपनी, रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करेगी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। रिटर्न कंसेंट चाहिए हमको कि ही इज़ विलिंग टू एक्ट एज एन डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, उसको देना पड़ेगा। वो फॉर्म DIR 2 में देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और कंपनी जो देगी वो 30 डेज़ में देगी DIR 2 के रजिस्ट्रार को। और मैं आपको बताऊंगी कि नॉन एप्लीकेबिलिटी जो है इस केस की, वो नॉन एप्लीकेबिलिटी जो है वो है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, जिसमें आपके
51% से ज़्यादा शेयर अगर CGL-SD ने ले रखा है तो ये केस इसमें नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्टर जो है वो रोटेशन और नॉन रोटेशनल का कैसा प्रोसीजर रहेगा। कि आपको 2/3 पहले तो सारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको। फिर जितने भी 2/3 के बाद बचेंगे आपको 1/3 वाले डायरेक्टर जो है वो रिटायर करने पड़ेंगे एजीएम में, और ये लाइबल नहीं रहेंगे। ओनली वंस द नंबर ऑफ डायरेक्टर who are liable to retire by rotation is determined, only 1/3 out of that number shall retire। उसके बाद ये होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि रीअपॉइंटमेंट कैसे होती है। जब आपके डायरेक्टर रिटायर हो जाते हैं तो वैकेंसी क्रिएट होती है। यहाँ पे वैकेंसी को क्रिएट करने के बाद जो आपके रिटायर होते हैं सबसे पहले वो अपॉइंट होते हैं। इन केस नहीं हुए तो फिर आपके जो होते हैं वो अनदर पर्सन अपॉइंट किया जाता है, और अगर वो भी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि जो रिटायर हुआ है डायरेक्टर वो अपॉइंट नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस में ये मान लिया जाएगा कि भाई जो भी रिटायर हुए हैं डायरेक्टर वही कंपनी ने अपॉइंट कर लिए हैं। जब एडजॉर्न मीटिंग में भी आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती है तो मानेंगे डीम्ड री अपॉइंटमेंट, मानेंगे हम लोग कि डीम्ड री अपॉइंटमेंट हो गया है रिटायरिंग डायरेक्टर्स का। बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं कि जहां आप लोग नहीं मानेंगे कि वहाँ पे जो रिटायर्ड डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया गया। वो मैंने आपको एक्सेप्शंस पहले ही बता रखी हैं कि 4 से 5 एक्सेप्शंस ऐसी हैं जहाँ पे कंपनी नहीं मानेगी। और मैंने नॉन एप्लीकेबिलिटी आपको बता दी कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में जिसके 51% जो है पेड अप शेयर कैपिटल SGL-SD ने स्टेट कर रखी हो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, रिटायरिंग ऑफ डायरेक्टर, और थोड़ा बहुत पॉइंट मैंने डिन का आपको समझाया। जो डिन की एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन 153 से 158 तक में आपको बताई गई है। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि दिन कैसे अलॉट किया जाता है, दिन कैसे अलॉट किया जाता है, दिन को अलॉट ना करने पे क्या फेलियर लगते हैं कंपनी के ऊपर और डिफ़ॉल्टिंग पार्टनर के ऊपर। तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। जल्दी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय।